गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 रिएक्शंस। पिछले वीडियो में आपको SN2 रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किए थे। देखिए इसमें ध्यान से। SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटीक विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एस्टिकम आदि में संपन्न होती है। तो आप देख रहे हैं जो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं SN1 अभिक्रियाएं हैं, यह किसमें संपन्न होती हैं? यह सामान्यतः प्रोटीक विलायकों में संपन्न होती हैं। प्रोटीक विलायक जैसे जल जिसमें H हो, ठीक है, जल, एल्कोहल, एस्टिकम, इन सबको क्या कहते हैं? प्रोटीक विलायक कहते हैं। और इनमें जो है सामान्यतः SN1 अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल देती है एवं प्रथम कोट की बलगति का अनुसरण करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3-CBr, यह तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है जिसे 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन कहते हैं IUPAC में। ठीक है, आपका हाइड्रोक्साइड आयन, इनका आपस में जो अभिक्रिया होता है तो प्रथम कोट की बलगति का पालन होता है। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। और एक अभिकारक कौन होता है? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है। ठीक है, तो जब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया होती है तो यह प्रथम कोट के बलगति का पालन करता है और केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है। तो इनके बीच अभिक्रिया होती है तो आपका 2-मेथिल प्रोपेन टुगाल एल्कोहल बनता है। आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है और ब्रोमाइड आयन बनता है। ठीक है, अब यह रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में कार्बन ब्रोमीन बंध टूटता है। ठीक है, कार्बन ब्रोमीन बंध ब्रेक करता है। यह 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण में ध्रुवीय कार्बन ब्रोमीन बंध धीमा विदलन एक कार्बोकेटायन तथा एक ब्रोमाइड आयन बनाता है। ये ध्यान से देखें, यह आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बन ब्रोमीन के बीच में जो बंध है वह टूटेगा। ठीक है, यह ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और कार्बन पे प्लस आवेश आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमाइड जो है वह कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, इसलिए कार्बन पे प्लस आ जाएगा, अर्थात कार्बोकैटायन बन जाएगा और ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। ठीक है, यह चरण जो है उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, यह चरण उत्क्रमणीय होता है। यह धीमा चरण होता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वह धीमे चरण पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यह जो आपका कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन, इस पर हाइड्रोक्साइड का आक्रमण होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन पर हाइड्रोक्साइड का आक्रमण होता है और हाइड्रोक्साइड इससे जुड़ जाता है और आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, चरण फर्स्ट सबसे धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। इसमें कार्बन ब्रोमीन बंध का विलयन होता है। ठीक है, जिसके लिए ऊर्जा प्रोटीक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन ब्रोमीन आबंध को टूटने के लिए जो एनर्जी है वह प्रोटीक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होता है। प्रोटीक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, चूंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल
एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, न कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया यह सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटीन विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल में संपन्न होती है, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया होने पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है और प्रथम कोट के बलगतकी का पालन करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, वह है आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। यह अभिक्रिया जो है 2 चरणों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में कार्बन ब्रोमीन आबंध का धीमा विदलन होता है, जिससे एक कार्बो कैटायन बनता है और ब्रोमाइड आयन बनता है। द्वितीय चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकेटायन पर नाभिक रागी हाइड्रोक्साइड नाभिक रागी द्वारा आक्रमण होता है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है और आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चरण फर्स्ट, यह जो चरण फर्स्ट है, चरण फर्स्ट सबसे धीमा तथा उत्क्रमणी होता है, ठीक है। कार्बन ब्रोमीन आबंध का विदलन होता है, ठीक। इस बंध को टूटने के लिए जो एनर्जी है वह प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो कार्बन ब्रोमीन आबंध का विदलन होता है, जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होता है। क्योंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता पर, ठीक है। इसके अलावा कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, एल्किल हैलाइड से इसका विरचन उतना ही सरल होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है उसका स्थायित्व, उसका स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी एल्किल हैलाइड से, उसका विरचन उतना ही सरल होगा, कार्बोकेटायन का बनना उतना ही सरल होगा और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ध्यान से देखें तो एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी वहाँ से हैलाइड जो है जल्दी से अलग हो जाएगा और कार्बोकेटायन स्टेबल होगा और अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। एल्किल हैलाइडों में जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है, तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो एल्किल हैलाइडों में तृतीयक एल्किल हैलाइड की तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देंगे, क्योंकि तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। जो तृतीयक कार्बोकेटायन हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और यह तेजी से SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि इनसे 3 R ग्रुप जुड़ा है और R ग्रुप आप जानते हैं प्लस I इफेक्ट दिखाते हैं। यह जिससे जुड़े होते हैं जिस कार्बन पे, उस पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाने का काम करते हैं। तो यह 3 R ग्रुप हैं, ये तीनों R ग्रुप जो हैं इस कार्बन की कमी को पूरा करने का काम करेंगे, जिससे यह कार्बोकेटायन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और SN1 अभिक्रिया बहुत तेज़ी से देगा। तो आपने देखा कि एल्किल हैलाइड में तृतीयक जो एल्किल हैलाइड हैं वो तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है, ठीक है। आइए तुलना करते हैं। हम SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम को संक्षिप्त में निम्न प्रकार दे सकते हैं। SN1 और SN2 जो है वह एल्किल हैलाइड से कैसे क्रिया करते हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, ध्यान से उसको देखें। पहला है SN1 में आपने देखा कि SN1 अभिक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन कौन करता है, तृतीयक हैलाइड करता है, ठीक है। तो सबसे स्लो रिएक्शन किसका होगा, CH3X का होगा, ठीक है। उससे फास्ट प्राथमिक, उससे फास्ट द्वितीयक और सबसे फास्ट जो है तृतीयक हैलाइड कर देगा।
यह आपका बढ़ता हुआ क्रम है SN1 अभिक्रिया के लिए, ठीक है। और यह आपका बढ़ता हुआ क्रम है SN2 अभिक्रिया के लिए। सबसे स्लो कौन करता है? तृतीयक हैलाइड करता है, ठीक है। उससे तेज द्वितीयक हैलाइड, उससे तेज प्राथमिक हैलाइड, और सबसे फास्ट रिएक्शन करता है SN2 कौन? RX CH3X मिथिल हैलाइड, ठीक है। तो यह आपका बढ़ता हुआ क्रम है SN2 अभिक्रिया के लिए, इधर से बढ़ता हुआ क्रम है SN1 अभिक्रिया के लिए, ठीक है। देखिए आगे ध्यान से, इन्हीं कारणों से एलिलिक तथा बेंजलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोकैटायन होगा वो जितना अधिक स्टेबल होगा, SN1 अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड से बना हुआ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी अभिक्रिया SN1 बहुत फास्ट होती है, ठीक है। उसी कारणों से एलिलिक और बेंजलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदान कर लेता है। जो कार्बोकैटायन बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्टेबल हो जाता है, जिससे SN1 अभिक्रिया फास्ट देता है। यह आपका एलिलिक, ठीक है, एलिलिक हैलाइड है। एलिलिक कार्बोकैटायन यहाँ बना हुआ है, कार्बन प्लस है, यह अनुनाद दिखाता है, ठीक है। यह दो बंध जो है यहाँ सिंगल बंध है, तो यह बंध जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ दो बंध हो जाएगा, यहाँ सिंगल बंध हो जाएगा, और यहाँ कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो इस तरह यह दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, इस कार्बन प्लस से फिर इस कार्बन प्लस आ जा रहा है। तो यह अनुनाद कर रहे हैं, रेजोनेंस की घटना यहाँ पे हो रही है, और रेजोनेंस की घटना होने के कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे यह SN1 अभिक्रिया दिखाते हैं। अब बेंजलिक हैलाइड में देखें, यह आपका बेंजलिक हैलाइड है। बेंजलिक हैलाइड में भी अनुनाद होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन प्लस है, यह प्लस जो है यह बांड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इस प्लस को समाप्त करने के लिए बांड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इस प्लस को समाप्त करने के लिए बांड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लस जो है पूरे रिंग में मूवमेंट कर जाएगा, और रेजोनेंस की घटना कंप्लीट होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बेंजलिक का बनाया गया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस जो है यहाँ पे है, फिर प्लस यहाँ पे, प्लस प्लस, इस तरह से धनायन जो है मूवमेंट कर रहे हैं, प्लस जो है इसका मूवमेंट हो रहा है, और एनर्जी कम हो जा रही है रेजोनेंस की घटना के कारण, और स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि एलिलिक और बेंजलिक हैलाइड जो हैं SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यह हो गया आपका। दोनों क्रिया विधियों में, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, में दिए हुए एल्किल समूह के लिए हैलाइड RX की क्रियाशीलता इस प्रकार होती है, ठीक है। जो दोनों क्रिया विधि आप पढ़े हैं उनमें एल्किल समूह के लिए हैलाइड RX की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। तो सबसे तेज जो क्रियाशीलता होगा वो RI का होगा, उससे स्लो RBr का होगा, उससे स्लो RCl का, और सबसे स्लो कौन करेगा? RF करेगा रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था आपका SN1 रिएक्शन, SN1 की क्रिया विधि। थैंक यू।